नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इससे पहले हम 4 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं जिसमें 40 क्वेश्चंस एस्टेट पीजीडी कंप्यूटर साइंस पेपर सॉल्यूशन 2017 जो कि अभी तक एस्टेट की हिस्ट्री में सबसे टफेस्ट एग्जाम आया हुआ है, क्योंकि इसमें नेट गेट लेवल के क्वेश्चंस, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। टाइम हमारे पास इतना नहीं होता है इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, तो मैं हर क्वेश्चन को बहुत इजी वे में कोशिश कर रहा हूं जो कि आपको समझ में आए। अभी तक आपने सुनी है, नहीं सुनी तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि उसको ज़रूर सुन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मल्टीपल MS पावर पॉइंट स्लाइड कैन बी प्रिंटेड ऑन ए सिंगल पेज। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। MS पावर पॉइंट अगर आपने यूज किया होगा तो बहुत इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखिए यहाँ पर हम जैसे टीचर होते हैं, टीचर को इंस्ट्रक्शन होती है कि आपको पीपीटी के हैंडआउट लेके जाने हैं। हैंडआउट का मतलब होता है कि जहाँ पर एक ही पेज के अंदर आपको नंबर ऑफ स्लाइड्स, फॉर एग्जांपल 6 स्लाइड्स आपको प्रिंट करानी है, तो आप हैंडआउट के थ्रू सेटिंग कर सकते हो कि एट ए टाइम आपको एक पेज के अंदर कितनी स्लाइड्स चाहिए। जितनी स्लाइड ज़्यादा होगी साइज कम हो जाएगा, टेक्स्ट का साइज कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका एक पेज है उसके अंदर आपने 2 स्लाइड पुटअप की, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर टेक्स्ट का साइज ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ऊपर वाले से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हैंडआउट्स। हैंडआउट का मतलब होता है कि जहाँ पर आपको एक ही पेज के ऊपर नंबर ऑफ स्लाइड्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलग अलग साइज है, एक स्लाइड भी ले सकते हो एक पेज के ऊपर, 2, 3, 4, 6, 9, इस टाइप से इसके साइजेस होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन में था कि मल्टीपल MS पावर पॉइंट स्लाइड्स कैन बी प्रिंटेड ऑन ए सिंगल पेज यूजिंग हैंडआउट। हैंडआउट इज द राइट आंसर। आउटलाइन क्या होती है? आउटलाइन का मतलब होता है मेन हेडिंग। मान लीजिए आपकी पूरी स्लाइड के अंदर, पूरी पीपीटी के अंदर 12 स्लाइड्स है, तो उनकी जो हेडिंग होती है वो एक आउटलाइन बना देते हैं हम। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा प्रेजेंटेशन में या कोई भी पीपीटी आप डाउनलोड करना, तो इंट्रोडक्शन के बाद जो पहला पॉइंट होता है वो होता है आउटलाइन। आउटलाइन में क्या होता है? इंट्रोडक्शन, रिसर्च, इस टाइप से हम नंबर ऑफ पॉइंट्स बना देते हैं। फ्यूचर स्कोप, कंक्लूजन, रेफरेंसेस, तो दीज आर द आउटलाइन ऑफ द नेक्स्ट स्लाइड्स। ठीक है। कोलेट क्या होता है? कोलेट होता है बेसिकली जहां पर आपको एक ही पेज को, मान लीजिए एक पेज के अंदर आपको प्रिंट कराना है, फर्स्ट स्लाइड, फिर सेकंड स्लाइड, फिर थर्ड स्लाइड, उसके बाद दोबारा से 1 2 3 चलाना है, फिर 1 2 3 चलाना है। इस टाइप से आपको नंबर ऑफ कॉपी की रिक्वायरमेंट है तो आप यूज करते हो कोलेट। कोलेट बेसिकली उसके लिए यूज होता है। स्लाइड रेंज का मतलब होता है, स्लाइड रेंज का मतलब होता है जहां पर आपको रेंजेस की फॉर्म में स्लाइड्स को प्रिंट कराना है तो आप स्लाइड रेंज यूज करोगे। तो बेसिकली इसका आंसर आएगा हैंडआउट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। HTML वर्जन 5 हैज डैश लेवल ऑफ हेडिंग। तो HTML वर्जन 5 अभी तक जो हेडिंग हमारी यूज होती है, हेडिंग का मतलब है H1, H2, H3, दीज आर द हेडिंग टैग। ठीक है, तो ये हेडिंग टैग के लिए हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? H1 बीच में कुछ लिख दिया हमने, मान लीजिए हेलो, हेलो यहाँ पर लिख दिया, और H1 क्लोज। तो होगा क्या, हेलो जो है वो सबसे लार्जेस्ट साइज होता है, जो सबसे नंबर में कम है ये लार्जेस्ट से लार्जेस्ट फॉन्ट देता है, और H6 सबसे स्मॉलेस्ट फॉन्ट देता है हमारा। ठीक है, तो इस टाइप से हम यूज करते हैं। 132 का जो क्वेश्चन होगा वो टोटल नंबर ऑफ हेडिंग कितनी है हमारी? H1 to H6। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। दैट मीन्स H1 to H6, दैट इज द 6 हेडिंग्स दैट विल बी यूज इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। 133 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 133 एंड 134 ऑलमोस्ट दोनों के दोनों सेम हैं, तो दोनों क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सोल्व करा के दिखाने वाला हूँ आपको कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो बहुत इजी वे में मैं आपको क्वेश्चन को सोल्व करने वाला हूँ, ध्यान से इसको आपको समझना है। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है पोस्ट ऑर्डर आपको गिवन है, ये आपका पोस्ट ऑर्डर गिवन है, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद है यहाँ पर गिवन है इफ S लेस देन V लेस देन Q लेस देन P लेस देन T लेस देन R लेस देन U
देन द प्री ऑर्डर ट्रावर्जल ऑफ द बीएसटी। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है एस लेस देन वी लेस देन क्यू लेस देन पी टी आर और यू। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, बीएसटी के अंदर हमेशा जो इन ऑर्डर होता है वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होता है। इन ऑर्डर हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होता है, और ये भी एक असेंडिंग ऑर्डर की ही फॉर्म आपको दी हुई है। ठीक है, एस जो है वो वी से लेस देन है, वी लेस देन है क्यू से, तो ऑब्वियस सी बात है एस जो होगा वो लेस देन होगा क्यू से। तो ये जो रेंज दी हुई है आपको, ये दी हुई है आपका असेंडिंग ऑर्डर। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इन ऑर्डर दिया हुआ है, ये बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए आपको इस टाइप से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर आपने पहचान लिया तो बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, एस वी क्यू पी टी आर और यू। तो ये आपको इन ऑर्डर गिवन है और पोस्ट ऑर्डर गिवन है। बस इन ऑर्डर को इसने इन ऑर्डर ना लिख के इसने रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि बीएसटी की अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर आ गया तो ट्री सबसे पहले तैयार कर लो। ट्री कैसे तैयार करेंगे? इन ऑर्डर में यहां पर मैंने लिखा हुआ है लेफ्ट रूट राइट। इन ऑर्डर में रूट जो होता है, कभी भी कोई भी ट्री अगर आप तैयार करते हो, प्रिपेयर करते हो, तो हमेशा रूट नोड से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो रूट तो हमें सेंटर में है, सेंटर का मतलब है कि वो कोई भी पोजीशन पे हो सकता है। ठीक है, तो इन ऑर्डर में हम रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, मगर पोस्ट ऑर्डर में रूट कहां पर है? लास्ट में। तो हमें डेफिनेटली पता है पोस्ट ऑर्डर का जो लास्ट नोड होगा वो क्या होगा? आपका रूट नोड। तो जो भी आपका रूट नोड है उसको आप, ऑब्वियस सी बात है, रूट नोड एक ही ट्री के अंदर पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर दिया हुआ है तो रूट तो हमेशा सेम रहेगा। तो हमें रूट पता चल गया। सबसे पहले आप रूट को ड्रॉ करो, उसके बाद रूट को ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है? यहां पर ट्री को जनरेट करना है। तो आपको क्लियर है कि रूट हमेशा जब ट्री जनरेट करते हैं तो हम देखेंगे क्या? पोस्ट ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। पहले पी को जनरेट किया, उसके बाद क्या है? आर। आर को हम कहां देखेंगे? सीक्वेंस जो देखेंगे वो पोस्ट ऑर्डर में देखेंगे, मगर उसकी पोजीशन कौन बताएगा? इन ऑर्डर। मैं रिपीट कर रहा हूं, पोस्ट ऑर्डर कहां पर देखेंगे हम? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। पोजीशन के लिए हम पोस्ट ऑर्डर, सॉरी, सीक्वेंस के लिए हम पोस्ट ऑर्डर देखेंगे और पोजीशन के लिए हम इन ऑर्डर। तो यहां पर आर, पी के कहां पर है? आर राइट में, तो हम आर को राइट में ड्रॉ कर देंगे रूट के। पी इज द रूट नोड और आर कौन सी पोजीशन पे है? पी के राइट साइड। यू, पी के भी राइट साइड में है, पोजीशन के लिए इन ऑर्डर देखेंगे, और आर के भी राइट साइड में है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर आ जाएगा। फिर है टी, पी के राइट साइड में मगर आर के लेफ्ट साइड में है, तो पी के तो राइट साइड में ये आ गया, आर के लेफ्ट साइड में यहां पर क्या आ जाएगा? टी। इस तरह से हम ट्री को जनरेट करते रहेंगे। उसके बाद है क्यू, पी के लेफ्ट साइड में, तो पी के लेफ्ट साइड में खाली स्पेस है हमारा, क्यू ड्रॉ कर देंगे। एस, नेक्स्ट है एस, क्यू के भी लेफ्ट साइड में एस आ जाएगा। ठीक है जी। और फिर है वी, क्यू के तो लेफ्ट साइड में है मगर लेफ्ट साइड में स्पेस नहीं है, एस के राइट साइड में है, तो वी कहां आ जाएगा? यहां पर। तो इस तरह से हम ट्री जनरेट करेंगे। कोई भी पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर दिया हुआ है तो आप डेफिनेटली यूनिक ट्री जनरेट कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी बीएसटी के अंदर ट्री को जनरेट करने के लिए। अब इसका प्री ऑर्डर निकालना है, तो प्री ऑर्डर क्या होगा जी? प्री ऑर्डर होगा हमारा रूट लेफ्ट राइट। तो सबसे पहले रूट आ जाएगा पी, फिर लेफ्ट। पी के लेफ्ट में क्या है? क्यू। अब क्यू के लेफ्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि क्यू जो है वो एस का रूट है, तो लेफ्ट से पहले क्या आना चाहिए? रूट। तो पी के बाद क्या ट्रेवर्स करेंगे हम? क्यू। क्यू के लेफ्ट में एस है। ठीक है, तो एस को देखा हमने, एस के लेफ्ट में ना जाके पहले क्या हो गया? एस जो है किसी का रूट है तो एस को प्रिंट कर देंगे, फिर एस के लेफ्ट में जाएंगे, मगर लेफ्ट में कुछ भी नहीं है तो उसके राइट में क्या है हमें? वी। क्योंकि देखिए रूट कवर हो गया, लेफ्ट कवर हो गया, तो अब राइट की टर्न आ गई। अब ये पूरा कवर हो गया, लेफ्ट वाला पोर्शन कवर हो गया रूट का। अब कहां जाएंगे हम? पी के राइट साइड में। आर जो है वो रूट नोड बन गया, रूट कवर हो गया, उसके बाद लेफ्ट में लेफ्ट कवर हो गया, लेफ्ट हो गया, रूट हो गया, रूट लेफ्ट होने के बाद क्या हो जाएगा? राइट। तो क्या आ जाएगा? यू। तो ये जो आएगा वो हमारा प्री ऑर्डर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हमारा मैच कर रहा है पी क्यू एस वी आर टी यू। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोई भी कभी भी गलती नहीं होगी अगर इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है,
उसके अंदर क्या दे रखा है, BDAC, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दिया हुआ है और इसने पोस्ट ऑर्डर पूछा हुआ है। ठीक है जी, बहुत इजी है, इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दिया हुआ है। तो अभी मैंने ऊपर लिखा हुआ है इन ऑर्डर प्री ऑर्डर जब आपको गिवन है तो इन ऑर्डर का मतलब है लेफ्ट रूट राइट। इन ऑर्डर से हम रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। प्री ऑर्डर में रूट कहां पर है, फर्स्ट पोजीशन पे है। तो प्री ऑर्डर का जो पहला नोड होगा वो रूट होगा, डेफिनेटली होगा। तो हम रूट यहां पर सर्कल कर लेंगे जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। ठीक है, इन ऑर्डर में हमें रूट पता चल गया क्योंकि पोजीशन के लिए हमें इन ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी, तो यहां पर इन जो है वो लेफ्ट रूट और राइट होता है आपका। प्री ऑर्डर क्या होता है आपका, रूट लेफ्ट और राइट। मैंने यहां पर इसलिए लिख लिया, बार बार ऊपर देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहां पर सीक्वेंस के लिए हम प्री ऑर्डर देखेंगे। जैसे सीक्वेंस के लिए वहां पर रूट नोड हमने देखा, मगर वो रूट नोड लास्ट में होता है, तो लास्ट टू फर्स्ट गए थे। यहां पर रूट नोड क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है। तो प्री ऑर्डर में जो सीक्वेंस होगी वो फर्स्ट टू लास्ट चलेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है जब कभी भी ट्री को जनरेट करोगे। ठीक है, तो रूट नोड पता चल गया ए। अब ए के बाद क्या है, बी को कहां देखेंगे हम, इन ऑर्डर में पोजीशन के लिए। ए के कहां पर है, बी लेफ्ट में। बी के बाद क्या आ रहा है, डी कहां पर है, ए के तो लेफ्ट में है, ए के तो लेफ्ट में जाएगा, मगर लेफ्ट में पोजीशन खाली नहीं है। तो बी के कंपेरिजन करेंगे तो बी के राइट साइड में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, क्लियर। डी के बाद क्या आ गया, सी, ए के राइट साइड में लिख देंगे। सी के बाद है ई जो है वो ए के राइट साइड में तो है मगर सी के लेफ्ट साइड में है, क्योंकि राइट साइड में स्पेस नहीं था हमारे पास। तो ई को ड्रॉ कर दिया। ई के बाद क्या आ गया, एफ। सी के बाद पोजीशन के लिए सी के भी राइट साइड में है, एफ। तो ये हमारी ट्री बन चुकी है। ट्री बनने के बाद हमें क्या निकालना था, पोस्ट ऑर्डर। क्वेश्चन में गिवन था पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर क्या होता है आपका, पोस्ट ऑर्डर होता है लेफ्ट राइट लास्ट में रूट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ट्री के अंदर सबसे पहले किसको ट्रेवर्स करना है, लेफ्ट को। लेफ्ट में जाते जाओ मगर नहीं है तो लेफ्ट के बाद क्या आ रहा है, राइट। तो लेफ्ट में जाने के बाद इसके राइट में जाओ। तो राइट में क्या आ गया, डी। सबसे पहले क्या आ जाएगा, डी। राइट कवर हो गया, लेफ्ट खाली था, ये कवर हो गया। लेफ्ट और राइट दोनों कवर होने के बाद, लेफ्ट राइट कवर होने के बाद रूट। तो लेफ्ट और राइट दोनों कवर होने के बाद क्या आ जाएगा, बी। समझ में आ रही है बात, तो रूट आ गया। अब पूरा का पूरा पोर्शन ये वाला कवर हो गया हमारा। ये लेफ्ट कवर हो गया किसका, ए का। अब लेफ्ट कवर हुआ है, लेफ्ट के बाद क्या है, राइट। तो ए को ट्रेवर्स नहीं करेंगे हम, किसको ट्रेवर्स करेंगे, सी को। सी के लेफ्ट में जाएंगे। लेफ्ट में क्या है हमारा, ई। लेफ्ट कवर हो गया सी का। अब राइट में जाएंगे, लेफ्ट के बाद क्या है, राइट, एफ। लेफ्ट और राइट दोनों कवर हो गए सी के। उसके बाद लेफ्ट राइट के बाद क्या है, रूट। तो ई एफ के बाद क्या आ जाएगा, सी। अब ये पूरा राइट कवर हो गया किसका, ए का। लेफ्ट कवर हो गया, राइट कवर हो गया, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, रूट। तो आप देख सकते हो रूट जो है वो लास्ट में होता है पोस्ट ऑर्डर में। प्री ऑर्डर में फर्स्ट होता था और इन ऑर्डर में सेंटर में होता है। ये रूट की पोजीशन लिखी हुई है। क्लियर है पॉइंट। तो इस टाइप से पोस्ट ऑर्डर हो जाएगा हमारा। राइट आंसर हो जाएगा डी, बी, ई, एफ, सी, ए। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बहुत इजी वे में मैंने आपको क्वेश्चन को समझाया है। आप अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज दोबारा से जरूर सुन लेना वीडियो को। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, किसी भी टाइप के आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका C++ से रिलेटेड। तो C++ में यहां पर पूछा हुआ है विच इज नॉट ए टाइप ऑफ। ध्यान रखना ये नोट वर्ड है। नोट का मतलब है STL कंटेनर जो यूज करते हैं हम C++ में, उसमें कौन सी टाइप हमारी यूज नहीं होती है। तो देखिए मैंने यहां पर एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है STL कंटेनर जो होता है, एक कंटेनर क्या होता है, कंटेनर होता है एक होल्डर ऑब्जेक्ट दैट स्टोर ए कलेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा कंटेनर है जो कि होल्ड करके रखता है ऑब्जेक्ट्स को, जिसमें उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो मैपिंग होती है, हमारी कलेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो उसको बोलते हैं हम STL कंटेनर। तो ये कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मैंने जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है टाइप्स ऑफ STL कंटेनर कौन कौन सी है। डिराइव्ड कंटेनर होता है आपका,
एसोसिएटिव होता है और सीक्वेंस होते हैं। डिराइव्ड कंटेनर कौन से होते हैं, जैसे कि डाटा स्ट्रक्चर आप देखते हो, स्टैक क्यू, प्रायोरिटी क्यू, दीज आर द डिराइव्ड कंटेनर। एसोसिएटिव होते हैं मैप और सेट्स। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे कंटेनर के नाम हैं और इसका जो मेन नाम है वो ये लिखा हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट सीक्वेंस कंटेनर। सीक्वेंस कंटेनर में दो आते हैं, एरे और लिंक लिस्ट। जैसे कि आप देखते हो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सीक्वेंसली ही एग्जीक्यूट होते हैं, तो एरे और लिंक लिस्ट उसमें आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टाइप के हमने कंटेनर देखे। तो क्वेश्चन में मेंशन था कि कौन सा नहीं है, तो एक्टिव कंटेनर कोई भी नहीं होता, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एक्टिव। क्लियर, इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 136, द नेम ऑफ द टेबल दैट एन यूजर कैन हैव एक्सेस टू और दैट ही और शी हैज क्रिएटेड कैन बी डिस्प्लेड विद द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी। देखिए एसक्यूएल क्वेरी कौन सी होती है हमारी, जिसमें हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं इसको। इसमें हम क्या यूज करते हैं, क्रिएट करना, इंसर्ट करना, सेलेक्ट करना, इस टाइप से अलग अलग क्वेरी होती है हमारी। तो यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर ही बेसिकली है चारों के चारों ऑप्शन। तो यहाँ पर ये पूछा हुआ है नेम ऑफ द टेबल आपको सिलेक्ट करनी है, यूजर जो है वो एक्सेस कर सके, या ही एंड शी हैज क्रिएटेड, जो चीज किसी पर्सन ने क्रिएट की हुई है उसकी टेबल को एक्सेस करना चाह रहा है यूजर, तो उसके लिए करेक्ट क्वेरी कौन सी होगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता देता हूं कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो 136 की एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पर लिखी हुई है। जो डाटा डिक्शनरी होती है आपकी, डाटा डिक्शनरी कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल स्कीमा ऑब्जेक्ट। बट देखिए डाटा डिक्शनरी में क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं किसकी, अबाउट ऑल द स्कीमा ऑब्जेक्ट, बट एक्सेस टू प्रोवाइडेड थ्रू 3 डिफरेंट व्यू। यहां पर क्वेश्चन में क्या था कि कोई चीज क्रिएट की है किसी पर्सन ने और यूजर उसको एक्सेस करना चाहता है, उसके लिए कौन सी क्वेरी हम लिखेंगे। तो यहां पर हमने पहले देखा कि किसी ने इंफॉर्मेशन स्टोर कर क्रिएट कर रखी है, अब उसको हमें एक्सेस करवाना है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज के थ्रू हम एक्सेस करा सकते हैं। पहला होता है यूजर, दूसरा है ऑल, तीसरा है डीबीए, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो तीनों का मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने 3 आपको टाइप बताई, यूजर व्यू, ऑल व्यू एंड डीबीए व्यू। तो तीनों के तीनों व्यू को यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे हम एक्सेस करते हैं। यूजर व्यू वो होता है जहां पर हमें यूजर, इट प्रोवाइड ए यूजर विद इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय दैट यूजर, जो कि उस यूजर ने क्रिएट किया है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यूजर व्यू। ऑल व्यू में हम यूज करते हैं इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल ऑब्जेक्ट इन एडिशन टू द वन द यूजर हैज क्रिएटेड। ठीक है, और नेक्स्ट है डीबीए। डीबीए किस लिए यूज करते हैं हम, डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास, उस चीज को एक्सेस करने के लिए हम डीबीए व्यू यूज करते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन था वो ये था, नेम ऑफ टेबल को एक्सेस करना है यूजर को, यूजर को एक्सेस करना है। तो ध्यान रखना यहां पर हम यूजर अंडरस्कोर यहाँ ये प्रीफिक्स सेव कर देते हैं, और ये टेबल जो है टेबल की जगह, जैसे कि अगर मान लो ऑल यूज करना है तो ऑल अंडरस्कोर, डीबीए यूज करना है तो डीबीए अंडरस्कोर, यहाँ टेबल आ जाएगी टेबल्स, और यहाँ पर भी टेबल्स आ जाएगी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ऑल एक्सेस करवाना चाहता है तो यहाँ इसकी जगह ये आ जाएगा, डीबीए एक्सेस कराना है तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर यूजर एक्सेस करना चाहता है तो उसके लिए टेबल कौन सी होगी, ऑप्शन कौन सा होगा, सिलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम यूजर टेबल। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एड्रेसिंग मोड के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पर देखिए 137, इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें बोला हुआ है आपको कि एक एड्रेसिंग मोड है, अलग अलग टाइप के एड्रेसिंग मोड हमारे होते हैं। तो उसी एड्रेसिंग मोड को समझने के लिए इसने बोला कि एड्रेसिंग मोड इन विच एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई ए रजिस्टर इन द सीपीयू whose content give the address of the operand in memory। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे हम,
तो यहां पर देखिए अलग अलग टाइप के हमने एड्रेसिंग मोड देखे हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। वो कैसे होगा, तो देखिए रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में होता क्या है। इनडायरेक्ट का मतलब है कि जो चीज आपको एक्सेस करनी है मगर वो एक्सेस आप कर नहीं पा रहे, इनडायरेक्टली उसको एक्सेस करोगे। यहां पर दो चीज लिखी हुई है, इनडायरेक्ट और दूसरा लिखा हुआ है रजिस्टर। रजिस्टर और इनडायरेक्ट दोनों को कंबाइन करके यहां पर हमें एड्रेसिंग मोड को एक्सेस कराना है। तो कैसे हम कराएंगे एक्सेस, कैसे कराएंगे, तो यहां पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। कैसे, देखिए सबसे पहले ऑप कोड है। ऑप कोड ये इंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर होता है हमारा। इंस्ट्रक्शन में ऑप कोड होता है और यहां पर हमें रजिस्टर के थ्रू एक्सेस कराना है। ये रजिस्टर है, ठीक है। तो रजिस्टर का एड्रेस इसको एक्सेस करेगा और ये किसको एक्सेस करेगा, मेमोरी को। तो मतलब हो क्या रहा है, हमें एक्सेस करना है इसको, मगर ये डायरेक्टली ना करके किसके थ्रू कर रहा है, रजिस्टर के थ्रू। तो इसको बोलते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, एड्रेसिंग मोड इन विच द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, एड्रेसिंग मोड इन विच द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई रजिस्टर। ये एड्रेस फील्ड थी, इसको हमने स्पेसिफाई कर दिया रजिस्टर इन द सीपीयू हुज, जो कि रजिस्टर को स्पेसिफाई कर रहा है, हुज कंटेंट, जो ये कंटेंट है, दैट गिव द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर जो ये कंटेंट है वो कहां से एक्सेस कर रहा है, मेमोरी के थ्रू, ठीक है। जो कंटेंट है वो कहां पर पड़ा हुआ है, मेमोरी के अंदर। तो ये बेसिकली जो डेफिनेशन है वो किसकी है, रजिस्टर इनडायरेक्ट की, ठीक है। बाकी मैं ऑप्शन बता देता हूं। एक होता है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, यहां पर ऑप्शन है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। वो क्या होता है, वो होता है हमारा रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। इफेक्टिव एड्रेस जो फाइंड आउट करते हैं वो एड्रेस प्लस प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है, दोनों को ऐड करने के बाद हमारा इफेक्टिव एड्रेस निकलता है एंड दैट इफेक्टिव एड्रेस विल बी स्टोर्ड इन द मेमोरी। दैट इज नोन एज ए रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है जिसमें हम कोई ना कोई वैल्यू ऐड करते हैं, तो वो होता है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। एक ऑप्शन दे रखा है इसमें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। फर्स्ट ऑप्शन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, जहां पर हमें रजिस्टर की हेल्प नहीं लेनी। देखिए रजिस्टर की हेल्प लेनी हो तो रजिस्टर इनडायरेक्ट था। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा, पिछले वाले ऑप्शन में रजिस्टर इनडायरेक्ट में हमने देखा रजिस्टर की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। मगर यहां पर रजिस्टर की रिक्वायरमेंट ना होके हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शन के अंदर विदाउट रजिस्टर एड्रेस को डायरेक्ट पॉइंट आउट कर रहा है और ये एड्रेस इसी मेमोरी के अंदर दूसरे को पॉइंट आउट कर रहा है। मतलब डायरेक्टली इसको पॉइंट आउट नहीं कर रहा। अगर डायरेक्टली करता तो डायरेक्ट हो जाता, देखिए अगर डायरेक्ट करता तो डायरेक्ट हो जाता, डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं है। ये रजिस्टर है, रजिस्टर को डायरेक्ट कर रहा है तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होगा। और जहां पर विदाउट रजिस्टर कर रहा है मगर इनडायरेक्टली, मतलब मेमोरी के अंदर दूसरा ही कहीं ना कहीं ऑप्शन है, उसका कहीं ना कहीं एड्रेस है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। क्लियर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। दैट इज द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 138 में जो क्वेश्चन बोला हुआ है उसमें ये बोला हुआ है कि यहां पर हमें प्राइमरी की को रिमूव करना है, फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी में भी यूज। तो देखिए प्राइमरी की को जब कभी भी हमें रिमूव करना है तो सबसे पहले समझ में आना चाहिए प्राइमरी की को क्रिएट कैसे करते हैं। तो जब कभी भी हम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट क्रिएट करते हैं, देखिए कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कंडीशन। प्राइमरी की कंडीशन हम लगाएंगे किसके ऊपर, आईडी कॉलम के ऊपर, जहां पर टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है। पर्सन नाम की टेबल है, कोई ऑलरेडी क्रिएटेड है कहीं पर, उस पर्सन नाम की टेबल में हमने क्या करा, प्राइमरी नाम का प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाना था। तो हमें क्या टेबल यूज करनी पड़ी, ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल का नाम ऐड, ये सिंटेक्स होता है। और प्राइमरी की किसके ऊपर लगाना है हमें, आईडी के ऊपर। तो हमने क्या कर दिया, सिंपल प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऐड हो गया पर्सन के अंदर, किस एट्रीब्यूट के ऊपर, आईडी एट्रीब्यूट के ऊपर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपको प्राइमरी की को रिमूव करना है। क्वेश्चन को समझिए। तो सबसे पहले हमने क्या करा, प्राइमरी की को ऐड किया कि उसके अंदर प्राइमरी की है या नहीं है, नहीं है।
वो अलग बात है, मगर हमने क्या देखा कि हम पहले प्राइमरी की को ऐड कर देते हैं, उसके बाद देखा रिमूव करना है हमें। रिमूव का ये डायरेक्ट मैं समझाने के लिए मैंने ऐड कराया है, वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट ऐड ही होगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर रिमूव करने के लिए हम ड्रॉप कमांड यूज करते हैं। कैसे? ड्रॉप ए प्राइमरी की, मतलब रिमूव करना है हमें, तो उसके लिए हम करेंगे जहां पर हमने लिखा था ऐड, वहां लिख देंगे हम ड्रॉप, ठीक है। और जहां पर हमने एट्रीब्यूट लिखा था, एट्रीब्यूट ना लिख के हम सिंपल लिख देंगे प्राइमरी की। तो होगा क्या, इस टेबल में जहां पर प्राइमरी की होगा उसको वो रिमूव कर देगा, ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर 138। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है इसने। 139 नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, जो कि जनरली क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एक होता है सेकंड एनएफ, एक होता है थर्ड एनएफ। सेकंड एनएफ में प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो रिलेशन है उसमें एवरी नोन की एट्रीब्यूट, जितने भी नोन की एट्रीब्यूट है, दैट इज फुली डिपेंडेंट ऑन द फुली डिपेंडेंसी। फुली डिपेंडेंसी होती है हमारी, फुली डिपेंडेंसी ऑन द की एट्रीब्यूट। ये डेफिनेशन होती है हमारी किसकी? सेकंड एनएफ की। और फर्स्ट एनएफ तो होना ही चाहिए। फर्स्ट एनएफ पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या होती है हमारी सेकंड एनएफ की कि एवरी नोन की एट्रीब्यूट इज फुली डिपेंडेंट ऑन द की एट्रीब्यूट। देखिए यहां पर रिलेशन में दिया हुआ है कि इन विच एवरी नोन की एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। यहां तक तो ठीक था। अगर ये क्वेश्चन आया हुआ था तो हम कह देते हैं ये सेकंड एनएफ है, मगर इसने एक कंडीशन और दे दी, विच हैज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि सेकंड एनएफ में तो होना ही चाहिए प्लस नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है। सेकंड एनएफ की तो डेफिनेशन होनी ही चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए? नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो वो दोनों की दोनों मिलके क्या बन जाएगा आपका? थर्ड एनएफ। समझ में आ रही है? तो विच हैज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी देन इट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा ये? थर्ड एनएफ। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या? फोर्थ। समझ में आया होगा होपफुली। लास्ट क्वेश्चन है फॉर दिस वीडियो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी, बस थोड़ा सा आपको IEEE के बारे में अगर आपको आइडिया है तो बहुत इजी वे में कर लोगे, नहीं कोई बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करा रहा हूं आपके सामने। कैसे हम क्वेश्चन को देखेंगे, तो देखिए यहां पर दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइड WLAN सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, WLAN का मतलब है वायरलेस। वायरलेस से रिलेटेड जो भी टर्म होती है वो 802.11 की स्पेसिफिकेशन होती है। तो 802.11 जो बेसिकली हम टर्म यूज करते हैं IEEE 802.11, ये किस लिए यूज करते हैं हम? वाईफाई के लिए। मतलब वाईफाई का मतलब है वायरलेस जितनी भी हमारी होगी वो सारी की सारी किस में आएगी? हमारी IEEE 802.11। क्लियर? तो यहां पर बोला हुआ है कि WLAN सिक्योरिटी स्टैंडर्ड हमारा कौन सा होगा। तो मैं चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। पहला तो है 802.11, ये तो होता है वायरलेस के लिए। 802.11G ये बेसिकली क्या है? इसकी टाइप्स है। 802.11 को फर्दर इसने अलग अलग स्पेसिफाई किया हुआ है। ये भी वाईफाई की है, जितने भी 11 के होंगे 802.11, भले ही आगे G लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है या I लिखा हुआ है, सारे के सारे किसके हैं? ये वाईफाई के, मतलब वायरलेस के लिए, ठीक है। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है? कुछ बैंडविड्थ का डिफरेंस होता है, जैसे कि यहाँ पर बैंडविड्थ स्पेसिफाई है 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ, और ये डाटा ट्रांसफर रेट स्पेसिफाई है 54 Mbps, ठीक है। नेक्स्ट है बी दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द 802.11। ये किस लिए यूज करते हैं हम? दैट इज डेवलप्ड बाय द IEEE फॉर LAN एंड प्रोवाइड द 11 Mbps ट्रांसमिशन। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो 54 Mbps की थी और यहाँ पर है 11 Mbps। तो इस टाइप से हम पढ़ेंगे। और लास्ट ऑप्शन है आई किस लिए है? होता है बेसिकली ये WLAN प्रोवाइड इम्प्रूव एनक्रिप्शन फॉर नेटवर्क। देखिए यही राइट आंसर है हमारा। ये एनक्रिप्शन को इम्प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं 802.11 आई, ठीक है। इम्प्रूव, आई स्टैंड फॉर द इम्प्रूव।
इट ऑफर ए लेवल ऑफ सिक्योरिटी सफिशिएंट टू सेटिस्फाई मोस्ट गवर्नमेंट एजेंसी। देखिए यहाँ पर वर्ड आ गया सिक्योरिटी। सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, 802.11i। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, थर्ड राइट आंसर नहीं है, राइट आंसर है आपका फोर्थ। क्लियर? तो 140 का लास्ट आंसर है हमारा फोर्थ। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को करा है। 10 क्वेश्चन मैंने इजी वे में आपको क्लियर किए इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट 10 क्वेश्चन रह गए हैं एस्टेट पीजीडी कंप्यूटर साइंस 2017 का जो सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।